हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविल लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में हमने अध्याय 5 जैव प्रक्रम के पार्ट 1 में भाग 1 में हमने महत्वपूर्ण एमसीक्यू और आपके महत्वपूर्ण रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में महत्वपूर्ण लघु उत्तरात्मक प्रश्न और फिर महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं आपके अध्याय 5 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरात्मक प्रश्न के। पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, समझाइए। इसके आधार पर, पोषण के आधार पर, भोजन के आधार पर। तो पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक स्वयंपोषी और दूसरे विषमपोषी। अब स्वयंपोषी क्या होते हैं? स्वयंपोषी वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। इस वजह से उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वयंपोषी। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। बाकी बात करें, वे सारे जीव जो अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष रूप से या फिर परोक्ष रूप से स्वयंपोषी जीवों पर आश्रित होते हैं। यानी बाकी सारे जीव जो अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं? हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। वे क्या कहलाते हैं? वे सब विषमपोषी कहलाते हैं। जैसे जंतु, कवक, मनुष्य, ये सब। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक स्वयंपोषी और एक विषमपोषी। स्वयंपोषी यानी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो स्वयंपोषी। लगभग सभी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? स्वयंपोषी। बाकी है विषमपोषी। विषम पोषण का मतलब है कि जो अपने पोषण यानी भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, उन्हें कहते हैं विषमपोषी। जैसे जंतु, कवक, मनुष्य, सारे। आगे बात करें प्रश्न संख्या 2। पौधों के शरीर में पोषण कैसे होता है और इस प्रक्रम की अभिक्रिया समीकरण भी लिखिए। पौधों के शरीर के अंदर पोषण यानी भोजन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसका समीकरण भी लिखना है। तो आप सब जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन निर्मित करते हैं। किसके जरिए? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के जरिए वो अपना भोजन निर्मित करते हैं। तो हम बढ़ेंगे कि हरे पेड़ पौधे जिन्हें हम स्वयंपोषी जीव कहते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता क्या करते हैं? पूरी करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में स्वयंपोषी बाहर से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन के रूप में क्या करते हैं? संश्लेषित करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल जो वो बाहर से ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो क्या करते हैं? भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में क्या होती है? प्रयुक्त होती है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो इसके लिए यूज होती हैं? पौधों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए। पौधों द्वारा कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, बल्कि उन्हें मंड या स्टार्च के रूप में क्या किया जाता है? संचित कर लिया जाता है और यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह धीरे धीरे कार्य करेगा। और पौधों के द्वारा इस मंड या स्टार्च के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर किया गया है उसको आवश्यकता अनुसार क्या किया जाता है? प्रयुक्त कर लिया जाता है। अब बात करें प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया की, तो उसका समीकरण कैसे लिखेंगे? तो 6CO2 प्लस 12H2O किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाएगा? C6H12O6 यानी ग्लूकोज। ठीक है, और आपकी ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। तो ये थी आपकी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। आप 6वीं 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं, वही बात यहां पर है। तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होने वाली मुख्य घटनाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसमें मुख्य कौन कौन सी घटनाएं होती है उनको संक्षेप में बताना है। तो देखो, पहली घटना क्या होती है? क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। पहला काम, पत्तियों में मौजूद जो हरित लवक या जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। दूसरा, फिर ये क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरण करना। दूसरा काम क्या होता है? पत्तियों में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के अंदर बदला जाता है। तीसरा काम, H2O अणुओं का H2 और O2 में क्या होता है? अपघटन।
यानी जल के जो H2O यानी जल का जो अणु है उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, अपघटन। और अगला CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। CO2 का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपचयन होता है। तो ये सारी प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। चौथा प्रश्न है कि रंध्र क्या है और पादपों में रंध्र खुलने व बंद होने की क्रिया विधि समझाइए। पहला प्रश्न क्या है कि रंध्र क्या है, दूसरा पादपों में रंध्रों के खुलने और बंद होने की जो क्रिया विधि है उसको आपको समझाना है। तो देखें कि जो पत्तियां होती है पेड़ पौधों की, उन पत्तियों पर छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का जो विनिमय होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का जो विनिमय यानी आदान प्रदान होता है वो इन्हीं रंध्रों के माध्यम से क्या होता है, संपादित होता है। इन रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की भी क्या होती है, हानि होती है, जिसे हम वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया भी कहते हैं। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधा इन रंध्रों को क्या कर देता है, बंद कर देता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2 की जरूरत नहीं होती है उस समय जो पादप या पेड़ होता है वो क्या कर देता है, उन रंध्रों को बंद कर देता है। रंध्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य है। किसका, द्वार कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर आता है तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। द्वार कोशिकाओं के अंदर जब जल अंदर की ओर प्रवेश करता है तो द्वार कोशिका क्या हो जाती है, फूल जाती है, जिससे रंध्र का जो छिद्र है वो क्या हो जाता है, खुल जाता है। और इसी तरह जब द्वार कोशिका सिकुड़ जाती है तो छिद्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो रंध्र हैं वो गैसों के आदान प्रदान और जल के विनिमय का कार्य करते हैं और उसके आधार पर ही उनमें खुलने और बंद होने की क्रिया संपादित होती है। जैसा आपके सामने चित्र है, ये जो ऊपर भाग दिया हुआ है ये द्वार कोशिकाएं हैं, फिर ये बीच में जो भाग दिख रहा है ये रंध्र छिद्र है, और जो ये वाला भाग दिख रहा है वो क्या है, हरित लवक है। क्या है, हरित लवक। आगे बात करें प्रश्न संख्या 5 की। एक कोशिकीय जीव में पोषण विधि को समझाइए। अथवा में प्रश्न हम कह सकते हैं कि अमीबा जो कि एक कोशिकीय जीव है उसमें पोषण विधि को सचित्र समझाइए। या तो आप प्रश्न ऐसे कह लो कि एक कोशिकीय जीव के अंदर आपको पोषण विधि को समझाना है, अथवा मैं कह सकते हो कि अमीबा के अंदर पोषण विधि को आपको सचित्र समझाकर बताना है। ठीक है, तो देखें इसका उत्तर क्या होगा कि एक कोशिकीय जीव जो अमीबा है वो अपनी कोशिकीय सतह से अंगुली जैसी अस्थायी परवद्र, जिसे हम क्या कहते हैं, कूटपाद अथवा पादाप कहते हैं, उसकी मदद से क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। अमीबा की जो एक कोशिकीय सतह होती है उस पर अंगुली के जैसे छोटे छोटे उभार या प्रवद्र होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कूटपाद अथवा पादाप। तो उनकी मदद से क्या करता है, वो भोजन को ग्रहण करता है। ये प्रवद्र भोजन को घेर कर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। जब भी भोजन कोई इनके संपर्क में आता है तो ये क्या करते हैं, ये प्रवद्र उस भोजन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और क्या बनाते हैं, खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का अपघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। और जो खाद्य रिक्तिका है उसमें होता क्या है कि जो भी खाद्य पदार्थ इसके संपर्क में आता है उन जटिल पदार्थों का अपघटन किसमें होता है, सरल पदार्थों में, और वे कोशिका द्रव्य में क्या हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं यानी कि फैल जाते हैं। और बचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है उन अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका की सतह की ओर गति करता है, और जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है वो वापस कोशिका की सतह की ओर गति करता है और उसे शरीर से बाहर क्या कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है यानी निकाल दिया जाता है। इसी तरह पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है जो पक्ष माप द्वारा पूरी सतह को ढकी होती है। इसमें भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है और भोजन इस स्थान तक पक्ष माप की गति के द्वारा क्या करता है, पहुंचता है। तो ये आपकी जानकारी थी एक कोशिकीय जीवों में पोषण की। अब चित्र दिया हुआ है अमीबा का, अमीबा में पोषण है ना। तो यहाँ पर देखो ये बीच में केंद्रक है और यहाँ पर समझ लीजिए कोई खाद्य कण अमीबा की सतह के संपर्क में आया है। तो यहाँ पर देखो किसका निर्माण हुआ है, ये आपके पादप अथवा कूटपाद का निर्माण हुआ है और इसने क्या कर दिया, इस खाद्य कण को घेर लिया है। धीरे धीरे इस खाद्य कण को क्या किया जाएगा, अंदर की तरफ खाद्य रिक्तिका में ले लिया जाएगा और फिर ये जो खाद्य कण था ये क्या हो जाएगा, इसका सरल पदार्थों में विघटन होगा और जो अपशिष्ट पदार्थ है उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। आगे बात करें प्रश्न संख्या 6 की। पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों
वह सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो पाचन तंत्र के जो मुख्य भाग है, पहला है मुंह, दूसरा है ग्रसनी व ग्रसिका, तीसरा अमाशय, चौथा शुद्रांत, पांचवा बृहदांत और छठा गुदाद्वार। और सहायक सहायक ग्रंथियों की बात करें तो लाला ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय, ये क्या है, ये आपकी सहायक ग्रंथियां है। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 7 की। भोजन के पाचन में लार किस प्रकार सहायता करती है? भोजन के पाचन में जो लार है उसकी भूमिका क्या होती है? तो लार के अंदर क्या होता है, लार के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे लारीय एमिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? लारीय एमिलेज। ये क्या करता है? यह लारीय एमिलेज जो एंजाइम है, ये भोजन में उपस्थित जटिल अणुओं को, जटिल अणु जो कि मंड स्टार्च के रूप में उपस्थित होते हैं, उनको सरल शर्करा में क्या कर देता है? खंडित कर देता है। ये जो लारीय एमाइलेज होता है, ये भोजन में उपस्थित जो जटिल अणु होते हैं, जो मंड अथवा स्टार्च के रूप में मौजूद होते हैं, उनको सरल शर्करा के अंदर क्या करता है? खंडित कर देता है। आगे प्रश्न संख्या 8। मानव के पाचन में मानव के आमाशय में पाचन क्रिया विधि को समझाइए। या लिखा हुआ है आमाशय में अम्ल के 2 कार्य लिखो, और क्या होगा यदि आमाशय में श्लेष्मा का स्राव नहीं होगा, समझाइए। देखो यहाँ पर 2 प्रश्न दिए हुए हैं कि मानव के आमाशय में आपको एक तो पाचन क्रिया विधि को समझाना है, और अथवा में इसी प्रश्न को लिखा हुआ है कि आमाशय में जो अम्ल उत्पन्न होता है उसके 2 कार्य लिखो, और यदि आमाशय में श्लेष्मा का स्राव नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा वो भी आपको बताना है। तो मुंह से भोजन इसोफेगस द्वारा आमाशय तक ले जाया जाता है। किसके द्वारा? आहार नली के द्वारा। आमाशय की भित्ति में उपस्थित जो जठर ग्रंथियां है, वो पाचक रस क्या करती है? स्रावित करती है, जिसे हम जठर रस कहते हैं। उसमें क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, और क्या होता है? सलास्मा। क्या होता है? सलेस्मा। किसमें? उच्च आमाशय द्वारा स्रावित पाचक रस में। हमारे आमाशय में जो अम्ल है वो भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है, तथा भोजन के माध्यम को क्या करता है? अम्लीय बनाता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में क्या होता है? सहायक होता है। और जो पेप्सिन एंजाइम है वो क्या करता है? वो प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। और जो श्लेष्मा होता है, श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक अस्तर की उस अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करता है? सुरक्षा करता है। और आमाशय में इस पचित भोजन को क्या कहते हैं? काइम कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि आमाशय से एक पाचक रस स्रावित होता है, जिसमें क्या होता है? आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसके अलावा आपका श्लेष्मा होता है और पेप्सिन एंजाइम होता है। HCl क्या करता है? भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है और भोजन का माध्यम अम्लीय बनाता है। और जो पेप्सिन एंजाइम है उसकी क्रिया में सहायक होता है। अब जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो क्या करता है? वो आमाशय के अंदर प्रोटीन का आंशिक रूप से क्या करता है? पाचन करता है। और जो श्लेष्मा है वो आमाशय की जो आंतरिक अस्तर होता है, जो आंतरिक दीवारें होती है, उनको अम्लीय प्रभाव से बचाने का काम करती है। ठीक है, और आमाशय के अंदर भोजन की जो अंतिम अवस्था है वो कहलाती है काइम। क्या कहलाती है? काइम। यह आगे छोटी आंत के अंदर फिर प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है शुद्रांत यानी छोटी आंत में पाचन क्रिया को समझाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। शुद्रांत यानी छोटी आंत के अंदर भोजन की पाचन क्रिया कैसे होती है? तो शुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। कौन? शुद्रांत यानी जो छोटी आंत है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों के पूर्ण पाचन का स्थान होता है। इस कार्य के लिए शुद्रांत में आंतरीय रस स्रावित होता है। इस कार्य के लिए शुद्रांत यानी छोटी आंत के अंदर एक रस स्रावित होता है जिसे आंतरीय रस कहा जाता है। एवं यकृत से पीत रस और अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस भी क्या होते हैं? छोटी आंत के अंदर प्राप्त होते हैं। पीत रस भोजन का माध्यम सारीय बनाता है और वसा का क्या करता है? इमल्सीकरण करता है। और इमल्सीकृत वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। तो वसा का पाचन भी हो गया। फिर अग्नाशय रस ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? अग्नाशय रस जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है। अग्नाशय रस के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन। वो क्या करता है? प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है। और आंतरीय रस में उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। यानी हमने क्या देखा कि शुद्रांत यानी छोटी आंत के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का ही क्या होता है? पूर्ण पाचन होता है।
अब इस काम के लिए शुद्रांत में कौन सा रस होता है? आंतरीय रस होता है, और यकृत से पीत रस आकर मिलता है, और अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशयी रस आकर शुद्रांत यानी छोटी आंत के अंदर जमा होता है। ये पीत रस काम क्या करेगा? पीत रस भोजन का माध्यम सारीय बनाता है और वसा का इमल्सीकरण करता है, और इस इमल्सीकृत वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज एंजाइम करता है। फिर जो अग्नाशयी रस होता है उसमें कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। ये क्या करता है? प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है। और जो अंत में जो आंतरीय रस होता है वो क्या करता है? वो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में परिवर्तित करने का काम करता है। तो इस तरह छोटी आंत के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का पूर्ण रूप से पाचन होता है। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 10, हमारे शरीर में वसा का पाचन समझाइए और यह प्रक्रम कहां पर होता है? तो अभी हमने देखा कि हमारे शरीर में जो वसा का पाचन है वो शुद्रांत यानी छोटी आंत में होता है। शुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में आती है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है? यकृत के द्वारा स्रावित जो पीत रस होता है वो इस वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़कर क्या करता है? इमल्सीकृत कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। और फिर अग्नाशय के द्वारा स्रावित जो अग्नाशयी रस होता है उसमें कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेज। ये क्या करता है? ये उस इमल्सीकृत छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में मौजूद जो वसा होती है उसका पाचन करता है। और जो लाइपेज एंजाइम है वो वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर परिवर्तित करने का काम करता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि शुद्रांत के अंदर वसा का पाचन होता है, उसके लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? एक तो पीत रस जिम्मेदार है और दूसरा आपका लाइपेज एंजाइम जिम्मेदार है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, मानव में पाचित भोजन का अवशोषण कैसे होता है? समझाइए। मानव में पाचित भोजन का अवशोषण कैसे होता है? तो पाचित भोजन को शुद्रांत की भित्ति क्या कर देती है? अवशोषित कर लेती है। शुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे छोटे छोटे परवज्र होते हैं, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। दीर्घ रोम में रुधिर वाहिकाओं की क्या होती है? बहुतायत आती है, यानी बहुत अधिक संख्या पाई जाती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं? भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? दीर्घ रोम या रसांकुर। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, यानी शरीर के विभिन्न भागों में इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए उत्तकों के निर्माण और पुराने उत्तकों की मरम्मत में होता है। और जो बिना पचा हुआ भोजन होता है वो बृहदांत्र यानी बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहां अधिसंख्यक दीर्घ रोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं और बाकी अपशिष्ट पदार्थ को वो मलाशय के अंदर भेज देते हैं। ठीक, आगे बात करें, प्रश्न संख्या 12, विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज के विखंडन का आरेख चित्र बनाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है, इसका हमें आरेख चित्र बनाकर बताना है। क्या बनाना है? आरेख चित्र बनाकर बताना है। तो देखें, यहां पर हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज के विखंडन की। तो ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन अणु वाला एक यौगिक है, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, ये कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज का विखंडन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। वहां पर ये किसके रूप में पाया जाता है? पायरुवेट के रूप में, जिसमें 3 वायु में अणु प्लस क्या होता है? ऊर्जा। अब जो कोशिका द्रव्य में ये पायरुवेट के रूप में पाया जाता है। अब पायरुवेट का विखंडन 2 स्थितियों में होता है, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कहां पर होता है? यीस्ट में। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यीस्ट के अंदर इसका विखंडन होता है, तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। क्या बनता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। वही जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में इसका विघटन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। वही ऑक्सीजन का अभाव, जब ऑक्सीजन के अभाव वाले हमारे पेशीय कोशिकाओं में इसका विखंडन होता है, तो वहां पर अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल और क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ये इसके विखंडन का डायग्राम है। तो पायरुवेट का 3 अलग अलग जगहों पर विखंडन होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट में, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशीय कोशिकाओं में, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में।
तीनों ही स्थितियों में जो उत्पाद है, अंतिम उत्पाद, वो अलग अलग प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 13, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखो, हमने एक भाग में लिखा है वायवीय श्वसन और दूसरे भाग में लिखा है अवायवीय श्वसन। अब पहला प्रश्न है कि वायवीय श्वसन क्या होता है, तो यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में? वायवीय श्वसन आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वही अवायवीय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। किसकी अनुपस्थिति में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। वायवीय श्वसन में जो उत्पाद होता है वो CO2 और क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? CO2 और जल। जबकि अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद एथेनॉल और CO2 होता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में बनती है, जबकि अवायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन की अपेक्षाकृत क्या होती है? कम ऊर्जा बनती है। वायवीय श्वसन की जो क्रिया है वो कहां पर होती है? जीवों के माइटोकॉन्ड्रिया में। और अवायवीय श्वसन की स्थिति यह कुछ जीवाणुओं और कहां पर होती है? यीस्ट के अंदर होती है। ये दोनों के अंदर अंतर हो गया। आगे प्रश्न संख्या 14, जो जलीय जीव होते हैं वो श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार से करते हैं? जो जल के अंदर रहने वाले जीव हैं वो श्वसन क्रिया कैसे करते हैं? तो जो जीव जल में रहते हैं वो जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग श्वसन के लिए करते हैं, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में क्या होती है? बहुत ही कम होती है। यानी पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में क्या होती है? बहुत ही कम होती है। इसीलिए जलीय जीवों की जो श्वसन दर होती है वो स्थलीय जीवों की अपेक्षा क्या होती है? बहुत ही तेज होती है, ज्यादा होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक क्या करती है? पहुंचाती है, जहां पर विलय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। मछली क्या करती है? अपने मुंह के माध्यम से पानी को ग्रहण करती है और उसे कहां तक पहुंचाती है? क्लोम यानी गलफड़ों तक। क्लोम क्या करते हैं? उस जल में घुलनशील जो ऑक्सीजन है उसको ग्रहण कर लेते हैं और रुधिर के अंदर पहुंचा देते हैं। मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। यहां से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है जहां यह ऑक्सीजनित होता है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन क्या की जाती है? मिली होती है, और सीधा शरीर में वहां से भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। इस वजह से मछलियों के अंदर जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है वो कैसा होता है? एकल होता है। ठीक, आगे बात करें। प्रश्न संख्या 15, मानव में श्वसन की क्रिया विधि को समझाइए। मानव में श्वसन की प्रक्रिया या क्रिया विधि को समझाना है। तो नासा द्वार के माध्यम से वायु शरीर के अंदर क्या करती है? प्रवेश करती है। नासा द्वार में वायु महीन बालों के द्वारा क्या हो जाती है? फिल्टर हो जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु, धूल तथा दूसरी जो अशुद्धियां हैं वो क्या हो जाती है? दूसरी अशुद्धियां रहित होती है, जिससे क्या होता है? हमारी शरीर में प्रवेश करने वाली जो वायु होती है वो धूल और दूसरी अशुद्धियों से रहित हो जाती है, वो शुद्ध वायु होती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की क्या होती है? परत होती है, जो इस प्रक्रिया में क्या करती है? सहायक होती है। यहां से वायु यानी नासा द्वार से वायु कंठ से होते हुए श्वास नली द्वारा कहां पर? फुफ्फुस यानी फेफड़ों में प्रवाहित होती है। कंठ में उपापस्थि के वलय उपस्थित होते हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि वायु मार्ग निपतित नहीं हो, यानी कहीं पर भी वायु मार्ग बाधित न हो। ये कौन करता है? ये हमारे कंठ में मौजूद जो सी आकार के उपापस्थि वलय होते हैं वो सुनिश्चित करते हैं। फुफ्फुस के अंदर श्वसन मार्ग यानी जो श्वसनी है वो छोटी छोटी नलिकाओं में, छोटी छोटी नलिकाओं यानी जिसे हम श्वसनिका कहते हैं, उसमें क्या होती है? विभाजित होती है। फेफड़ों के अंदर जो हमारी श्वसनी होती है वो छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में, जिन्हें हम क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं कहते हैं, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना बनाती है, जिसे वायु कुपिका कहते हैं। और ये जो श्वसनिकाएं होती है वो लास्ट में जाकर गुब्बारे के जैसी एक रचना बनाती है, जिसे हम कहते हैं वायु कुपिका। कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती है और डायफ्राम क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहिका क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। इससे वायु फुफ्फुस की वायु कुपिकाओं में भर जाती है। रुधिर शेष शरीर से एकत्रित जो CO2 है, CO2 कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। रुधिर क्या करता है? जो बाकी शरीर से जो एकत्रित CO2 होती है उनको कुपिकाओं में छोड़ने के लिए वहां पर लाता है। यहाँ वायु कुपिकाओं में ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और CO2 को बाहर निकाला जाता है।
फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है और हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है और इसीलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है। यहाँ पर आगे नोट डाल के लिखा हुआ है कि गैसों के आदान प्रदान में वायु कुपिकाएं अधिकतम विनय करती है, क्योंकि वायु कुपिकाओं का जो सतही क्षेत्रफल होता है वो ज्यादा होता है, जिससे गैसों का विनिमय बहुत ही दक्ष तरीके से हो पाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि फेफड़ों के अंदर जो अलग अलग तरह की रचनाएं पाई जाती है, उन रचनाओं के माध्यम से हमारे शरीर में क्या होता है, गैसों का विनिमय संभव हो पाता है। ठीक, आगे बात करें प्रश्न संख्या 16। मानव में दोहरा रक्त परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। अथवा में दिया हुआ है कि मानव हृदय में ऑक्सीजनत और विऑक्सीजनित रक्त प्रवाह के प्रक्रम को समझाइए, अथवा मानव में ऑक्सीजन और CO2 परिवहन तथा विनिमय का व्यवस्थित चित्र बनाइए। तीनों प्रश्न अलग अलग है लेकिन तीनों का उत्तर एक जैसा है। अब देखो, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया नीले और बाया नीले, यानी 2 आलिंद और 2 नीले। आलिंद और नीले के मध्य क्या लगे होते हैं? वॉल्व लगे होते हैं। जब आलिंद या नीले संकुचित होते हैं तो वॉल्व रुधिर को विपरीत दिशा में यानी पश्च दिशा में जाने से क्या करते हैं? रोकते हैं। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर है, जिसे हम शुद्ध रुधिर कह सकते हैं, वो फुफ्फुस से हृदय की में, वो फेफड़ों से हृदय में बाई ओर के बाएं आलिंद में जाता है। बाएं आलिंद में संकुचन से रक्त बाएं नीले में प्रवेश करता है और बाएं नीले के संकुचन से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पंप किया जाता है और रक्त से ऑक्सीजन कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। रक्त से जो ऑक्सीजन है वो कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और जो विऑक्सीजनित यानी जो अशुद्ध रक्त होता है वो शरीर के विभिन्न भागों से एकत्रित होकर महाशिरा के द्वारा कहां पर आता है? हमारे हृदय के दाएं आलिंद में डाला जाता है। इस आलिंद के संकुचन से रक्त दाएं नीले में प्रवेश करता है और दाएं नीले में संकुचन होने पर रक्त को फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए लाया जाता है, जहां पर रक्त पुनः क्या होता है? ऑक्सीजनित यानी शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक एक चक्र में जो रक्त है वो 2 बार मानव हृदय से होकर गुजरता है। इस वजह से इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ठीक है, यह आपके सामने चित्र दिया हुआ है। ये देखो, शरीर की महाधमनी है, ये शरीर की महाशिरा है। फिर यहाँ पर ये फुफ्फुसीय कोशिकाएं हैं, ये फेफड़ों के लिए फुफ्फुसीय धमनी है और ये फुफ्फुसीय शिराएं हैं। ठीक है, तो महाधमनी क्या करेगी? महाधमनी है वो हृदय से किसको? हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में लेके जाएगी। फिर महाशिरा क्या करेगी? जो अंगों में अशुद्ध रक्त होगा उस अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए कहां पर लेके आएगी? यहां पर हृदय के अंदर लेके आएगी और हृदय से फिर वो फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा शुद्ध होने के लिए कहां पर आएगा? फेफड़ों में आएगा। तो इस तरह जो रक्त है वो हमारे हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। इस वजह से इसे कहा जाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। आगे बात करें प्रश्न संख्या 17। पक्षी और स्तनधारी जंतुओं में हृदय का दाया व बाया भाग ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक कैसे होता है? समझाइए। पक्षी और जो स्तनधारी जीव है उनमें हृदय का बाया भाग और दाया भाग वो शुद्ध और अशुद्ध रुधिर को रोकने मिलने से क्या करते हैं? रोकते हैं। वो कैसे करते हैं ये आपको समझाना है। तो पक्षी और स्तनधारी जंतुओं को जिन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर उच्च ऊर्जा की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। उनमें हृदय के द्वारा ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की क्या करता है? पूर्ति कराता है, जिससे इनमें श्वसन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जा सके। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता वो शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर क्या करते हैं? वहां पर उनके लिए निर्भर होता है। उनके शरीर का जो तापक्रम है वो पर्यावरण के तापक्रम पर डिपेंड करता है। जल स्थलचर या बहुत से जो सरीसृप होते हैं उन जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है और ये ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी क्या कर लेते हैं? सहन कर लेते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो पक्षी और स्तनधारी जंतु होते हैं
वो अपने शरीर के तापक्रम को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, शरीर के तापक्रम को बनाए रखने के लिए हृदय के माध्यम से ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को क्या करते हैं, बंटवारा कर लेते हैं। और इनमें श्वसन के द्वारा क्या की जाती है, ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और ये ऊर्जा क्या करती है, ये ऊर्जा शरीर के तापक्रम को पर्यावरण के अनुसार बनाए रखने में मदद करती है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लसिका क्या है और लसिका के दो कार्य लिखने हैं। लसिका क्या है और लसिका के दो कार्य बताने हैं। तो लसिका एक प्रकार का द्रव है जो वहन में यानी विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं, या फिर उत्तक तरल या क्या करता है, उत्तक तरल अथवा लसिका का निर्माण करते हैं। यानी कि जो लसिका है वो एक प्रकार का द्रव है जो अलग अलग पदार्थों के परिवहन में सहायता करती है। होता क्या है कि कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित जो छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं उनके माध्यम से कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तकों का जो अंतर कोशिकीय क्षेत्र होता है वहां पर आ जाते हैं और क्या करते हैं, तरल पदार्थ अथवा लसिका का निर्माण करते हैं। अब ये कार्य क्या करती है, तो छोटी आंत के द्वारा अवशोषित पाचित वसा का वहन लसिका के द्वारा ही होता है और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में भी ले जाने का काम कौन करता है, लसिका ही करती है। अगला प्रश्न संख्या 19, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सीरा और धमनी में अंतर बताओ। इसमें अंतर बताना है सीरा और धमनी में। तो सीरा रुधिर को अंगों से कहां पर लेके आती है, हृदय में, जबकि धमनी रुधिर को हृदय से अंगों में लेकर जाती है। सिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, अपवाद क्या है, फुफ्फुसीय सीरा जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। वही धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन अपवाद क्या है, फुफ्फुसीय धमनी, उसमें कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त। ठीक है, फिर सीरा में रक्तदाब काफी कम होता है, लेकिन धमनी में रक्तदाब काफी उच्च होता है। सीरा में वॉल्व पाए जाते हैं, धमनी में वॉल्व नहीं पाए जाते। सीरा की दीवार पतली होती है और धमनियों की दीवार मोटी होती है। ये दोनों के अंदर अंतर हो गया। अगला प्रश्न संख्या 20, रक्तदाब किसे कहते हैं, क्या होगा यदि रक्तदाब उच्च हो जाता है, समझाइए। तो रक्तदाब होता क्या है, तो रक्त वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे कहते हैं रक्तदाब। यानी जो हमारी रक्त वाहिकाएं होती है उसकी भित्ति की विरुद्ध जो दाब लगता है उन वाहिकाओं में उसे कहते हैं रक्तदाब। यह दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन यानी संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब और निलय अनुशीतलन के दौरान धमनी के अंदर का जो दाब है वो क्या कहलाता है, अनुशीतलन दाब कहलाता है। एक है संकुचन दाब या प्रकुंचन दाब और दूसरा है आपका अनुशीतलन दाब। तो धमनी के अंदर जो रुधिर का दाब है वो निलय प्रकुंचन के दौरान जो लगता है वो होता है निलय प्रकुंचन दाब, और निलय के अनुशीतलन के दौरान जो धमनी की सिराओं पर दाब लगता है वो होता है अनुशीतलन दाब। सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है, 120 mm, और अनुशीतलन दाब कितना होता है, 80 mm। अब स्पाइग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब को मापा जाता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं और इसका कारण क्या होता है, धमनियों का सिकुड़ना। इससे रक्त प्रवाह में क्या हो जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। इससे धमनी फट भी सकती है और आंतरिक रक्त का स्राव भी हो सकता है और ज्यादा की स्थिति होने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 21, वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं और इसका महत्व लिखिए। तो पादप के वायवीय भागों के द्वारा वाष्प के रूप में जल की जो हानि होती है उसे कहते हैं वाष्प उत्सर्जन। पादप के जो वायवीय भाग है उनके द्वारा वाष्प के रूप में जो जल की हानि होती है उसे कहते हैं वाष्प उत्सर्जन। अब इसका महत्व क्या है, तो वाष्प उत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक होता है। जो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया है वो जल के अवशोषण और जड़ से पत्तियों तक जो जल और खनिज लवणों का ऊपर वाले भाग में जो गति होती है उसके लिए सहायक होता है। वाष्प उत्सर्जन पौधों के ताप नियमन में भी सहायक है। दिन में जब रंध्र खुले होते हैं तब वाष्प उत्सर्जन जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। दिन के समय जब पत्तियों में रंध्र खुल जाते हैं
उस समय बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वही जो जाइलम उत्तक होता है जिसके माध्यम से जल की गति होती है, उसके लिए मुख्य प्रेरक बल के रूप में क्या करता है, बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वही मुख्य प्रेरक बल के रूप में कार्य करती है, और उसके माध्यम से ही या उसके जरिए ही पौधों के अलग अलग भागों में जल की गति या जल का परिवहन संभव हो पाता है। प्रश्न संख्या 22, पादपों में जल और खनिज लवणों का परिवहन समझाइए। तो जो जाइलम उत्तक होता है उसमें जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं और वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती है, जो पादप के सभी भागों से क्या होता है, संबद्ध होता है, जुड़ा होता है। जाइलम उत्तक में क्या होता है, जड़ों, तनों और पत्तियों की जो वाहिनिकाएं होती है और जो वाहिकाएं होती है वो आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक जाल बनाती है, जो पादप के लगभग सभी भागों से जुड़ा होता है। जड़ों की कोशिकाएं जो कि मृदा के संपर्क में है तथा वे सक्रिय रूप से क्या करती है, आयन प्राप्त करती है। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण के में क्या करती है, एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल कहां पर प्रवेश करता है, जड़ के अंदर प्रवेश करता है। इस प्रकार जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का क्या करता है, निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। पर यह दाब जल को पादपों की अधिक ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। पादप जाइलम द्वारा सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने के लिए वाष्प उत्सर्जन की युक्ति अपनाते हैं। वाष्प उत्सर्जन की क्रिया के कारण जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं के द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का जो वाष्पन है वो एक सूचन उत्पन्न करता है, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं के द्वारा क्या करता है, खींचता है। अतः वाष्प उत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी होता है, और दिन में जब रंध्र खुले होते हैं उस समय वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल के रूप में होता है। ठीक है, आगे देखो, पादपों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण समझाइए। पादप के अंदर भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है वो हमें समझाना है। तो उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद, विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण के जो विलय उत्पाद होते हैं उनका वहन क्या कहलाता है, स्थानांतरण। और यह संवहन उत्तक के फ्लोएम नामक भाग से होता है, यानी फ्लोएम उत्तक के द्वारा यह क्रिया संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल और अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरी मुखी और अध्यमुखी दोनों ही दिशाओं में होता है, यानी फ्लोएम उत्तक के द्वारा इन खाद्य पदार्थों का जो परिवहन है वो दोनों दिशाओं में होता है। फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज जैसे पदार्थ फ्लोएम उत्तक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। यह क्या करते हैं, उत्तक का प्रासरण दाब बढ़ा देते हैं, जिससे जल इसमें क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। और यह जो दाब है यह भोज्य पदार्थों को फ्लोएम के द्वारा उस उत्तक तक ले जाता है जहां दाब क्या होता है, जहां पर दाब कम होता है। यह फ्लोएम उत्तक पादप की आवश्यकता के अनुसार भोज्य पदार्थों का क्या करता है, स्थानांतरण कराता है। उदाहरण के लिए बसंत ऋतु में जड़ और तने के उत्तकों में भंडारी शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है, जिससे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस तरह फ्लोएम उत्तक के द्वारा पौधों के अलग अलग भागों में खाद्य पदार्थों अथवा भोज्य पदार्थों का परिवहन किया जाता है। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 24, मानव रुधिर से नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने की क्रियाविधि को समझाओ, अथवा कह सकते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र की क्रियाविधि को समझाओ कि मानव उत्सर्जन तंत्र कार्य कैसे करता है। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है, एक जोड़ा वक्रक होता है, एक मूत्र वाहिनी होती है, एक मूत्राशय होता है और एक क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है। वक्रक में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से होता हुआ वो कहां आ जाता है, मूत्राशय के अंदर आ जाता है, और यह तब तक एकत्रित रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता। अब प्रत्येक वक्रक में अनेक आधारी निस्यंदन एकक होते हैं, यानी छोटी छोटी इकाइयां होती है जिन्हें हम वक्राणु अथवा नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वक्रक की सबसे सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है।
और इसी नेफ्रॉन में से रक्त से नाइट्रोजनी जो वर्जनीय पदार्थ होते हैं, यूरिया अथवा यूरिक अम्ल, उनका क्या होता है, निस्यंदन होता है, उनके छनने की क्रिया होती है। प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में क्या होता है, जल रह जाता है और इन पदार्थों का चयनित क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है और अंत में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये आपके सामने मानव उत्सर्जन तंत्र का एक नामांकित चित्र भी दिया हुआ है। ठीक, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है। अपोहन या कृत्रिम वक्रक क्या है, इसकी क्रिया विधि बताइए और इसका उपयोग भी लिखिए। तो देखें, वक्रक में सीमित रुधिर प्रवाह, संक्रमण या आघात वक्रक की क्रियाशीलता को क्या कर देता है, कम कर देता है। इस कारण शरीर में विषैले अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, संचित होते रहते हैं, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। और वक्रक के अक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वक्रक का उपयोग किया जा सकता है ना। एक कृत्रिम वक्रक नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन यानी डायलिसिस के द्वारा निकालने की एक युक्ति है। कृत्रिम वक्रक बहुत सी अर्धपारगम्य अस्तर वाली नलिकाओं से क्या होती है, युक्त होती है। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती है और रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं में क्या करती है, प्रवाहित कराते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण के द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं और जो शुद्धिकृत रुधिर होता है, शुद्ध रुधिर, वो वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। यानी ये वक्रक के समान ही कार्य करता है, लेकिन इसमें कोई पुनः अवशोषण जैसी क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो ये था आपका अपोहन या कृत्रिम वक्रक। तो इस तरह हमने आपके अध्याय 5 जैव प्रक्रम के जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न बन रहे थे उनको 2 भागों में बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।